हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यह ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। 5 जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ अब हम बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले देखिएगा कि इस ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की अब प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी है, टॉप करंट अफेयर पढ़नी है, सामान्य अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो अब आप आसानी से उन सभी की वीडियोस को ढूंढ सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो ये छोटी जानकारी थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पे कि किस सरकार द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। कौन सी ऐसी सरकार है जिसने अब तमिल अकादमी, राज्य सरकार की बात कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने तमिल अकादमी की स्थापना करी है। तो तमिल अकादमी की स्थापना करी है अब दिल्ली सरकार ने। तमिलनाडु की भाषा है लेकिन दिल्ली सरकार ने अब इसकी स्थापना करी है। तो ऑप्शन जो 4 है, डी है, वो सही रहेगा। उसके बाद थोड़ी जानकारियां, जैसे कि दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। दक्षिण राज्य जो तमिलनाडु है, इसकी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां 2 प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे कि तमिल अकादमी जो बनाई गई है इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो एन राजा जो हैं वे तमिल अकादमी के वर्तमान में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और यहां से दिल्ली के राज्यपाल जो हैं वो है अनिल बैजल। और साथ साथ में जो दिल्ली की, क्योंकि कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा शुरू की गई है, स्थापना करी गई है, तो दिल्ली का कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया। शिक्षा मंत्री के साथ साथ में कला, संस्कृति और भाषा मंत्री जो हैं वे भी मनीष सिसोदिया है। और आपको पता होना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं और संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। तो ये जानकारियां थी जो इस पहले प्रश्न से आप सभी को मिली। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि दिल्ली पुलिस K9 पत्रिका, एक पत्रिका है जिसका नाम है दिल्ली पुलिस K9 पत्रिका, इसका पहला अंक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दिल्ली की पत्रिका है दिल्ली पुलिस की K9 पत्रिका जो पहला अंक है, जो पहला संस्करण है, वो अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका अंक जो है वो जारी किया गया है। उसके बाद सी ऑप्शन सही है, लेकिन बहुत सी जानकारियां हैं इसमें छुपी हुई है। जैसे कि हम बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका अंक कहां जारी किया, संस्करण कहां पर जारी किया गया? तो नई दिल्ली में जारी किया गया है। यह पुलिस स्वान मतलब होता है कुत्ते, जो पुलिस के डॉग्स हैं उनके विषय पर आधारित देश का पहला प्रकाशन है। इसके साथ साथ पुलिस स्वान को मुख्य धारा में लाने के लिए नवंबर 2019 में राष्ट्रीय पुलिस K9 सेल की स्थापना भी करी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुलिस K9 सेल की स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना नवंबर 2019 में करी गई थी। तो ये जानकारी आपको मिली। यहां से एक बात और मिलेगी कि ये द्विमासिक पत्रिका है जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाएगी। तो द्विमासिक पत्रिका है, लेकिन अब देखो इस प्रश्न से यह जानकारी मिली कि जो दिल्ली पुलिस के जो स्वान है उन सभी के लिए जारी करी गई है। तो दिल्ली पुलिस के बारे में भी थोड़ी जानकारियां हमें पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम पढ़े कि दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में हुई थी, लेकिन 16 फरवरी 1948 को इसकी स्थापना दिल्ली पुलिस के रूप में करी गई थी। इसकी मोटो क्या है? तो इसका मोटो है शांति, सेवा और न्याय। शांति, सेवा और न्याय। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है कैनॉट प्लेस, नई दिल्ली में। और इसके कमिश्नर ऑफ पुलिस CP की बात करें, कमिश्नर ऑफ पुलिस की बात करें तो SN श्रीवास्तव जो हैं वे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस है। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एक प्रश्न में कई जानकारियां छुपी हुई होती है, उससे संबंधित GS भी मैं आपको देता रहता हूं। तो अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न आता है
कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे चुका हूं इससे पहले पिछली वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में मैं बताता हूं कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो सूचकांक जारी किया गया है, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से सूचकांक भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? ब्लूमबर्ग नहीं, किसके द्वारा नहीं, इसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं वो बने हैं मुकेश अंबानी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। तो यहां से ये जानकारियां थी, लेकिन पूरे इंडेक्स की जानकारियां हम पढ़ते हैं, जैसे कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी जो है वो RIL अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं और MD यानी कि प्रबंध निदेशक भी हैं। उनकी कुल संपत्ति जो है वो $90 मिलियन से गिर करके 76.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो किसान आंदोलन हुए हैं इनमें अब जो रिलायंस इंडिया है इसके 2300 रुपए से गिर करके 1600 रुपए हो गए इनके शेयर्स। तो ये किसान आंदोलन का इस पर जियो पर प्रभाव पड़ा, रिलायंस पर प्रभाव पड़ा। और बात करें बिलियनियर्स की सूची में, तो बिलियनियर्स की सूची में ऑल ओवर उनका स्थान जो है वो 12वां हो गया है। लोन वुल्फ के नाम से प्रसिद्ध झोंग शानशान, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, चीन के निवासी लोन वुल्फ के नाम से प्रसिद्ध झोंग शानशान जो हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इससे पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे मुकेश अंबानी, लेकिन इनकी कंपनी के शेयर्स की कीमत गिरने के कारण अब जो चीन के व्यक्ति हैं झोंग शानशान वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब ये तो एशिया की बात हुई, भारत की बात हुई, लेकिन मैं बात करता हूं कि इस सूची में ये जो बिलियनियर्स का इंडेक्स जारी हुआ है इसमें सबसे अमीर व्यक्ति विश्व में कौन है। तो सबसे पहले जेफ बेजोस, जो कि 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर जिनकी संपत्ति आकी गई है, अमेजोन के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आते हैं एलोन आर मस्क, जिनकी संपत्ति 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकी गई है, और बिल गेट्स, जिनकी जो संपत्ति है वो 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है आकी गई है। तो ये जानकारियां थी, पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने इस इंडेक्स से लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है कि एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP का सह अध्यक्ष देश कौन सा बना। तो इसका सह अध्यक्ष देश जो बना है वो बना है अब भारत, यानी कि ऑप्शन बी जो है, हमारा देश जो भारत है वो अब APAP अर्थात एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष देश बना है। तो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, पूरी जानकारियां हम पढ़ते हैं। जैसे कि भारत जो है वो आगामी 3 वर्षों यानी कि नवंबर 2023 तक इसका सह अध्यक्ष देश बना है। और भारत की अगर पूछा जाए कि भारत देश अब किस देश के स्थान पर सह अध्यक्ष बना है, तो सह अध्यक्ष बना है दक्षिण कोरिया के स्थान पर। अब भारत जो है वो APAP का नया सह अध्यक्ष देश बना है। बात करते हैं कि इसकी, अब भारत तो सह अध्यक्ष बना है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो IUCN के द्वारा करी जाती है। अब क्या है IUCN, इसके बारे में पढ़ते हैं और APAP के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं IUCN की, तो IUCN की सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। इसके साथ साथ में इसका मुख्यालय जो है वो ग्रंथी है। ग्रंथी कहां है? ये स्विट्जरलैंड में है, यहां पर इसका मुख्यालय है। इसके CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसके CEO है ग्रेटेल इगुइलर। ग्रेटेल इगुइलर जो है वे इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसके साथ साथ में इसके संस्थापक कौन है? तो जूलियन हेक्सले जो हैं वे इसके संस्थापक हैं और इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। 5 अक्टूबर 1948 में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना करी गई थी। पूरी जानकारी आपको मिली। अब बात कर लीजिएगा APAP के बारे में। APAP अर्थात एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। इसके साथ में इसकी स्थापना की बात करें तो 2014 में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में करी गई थी। और यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकारों और विभिन्न निर्धारकों की सहायता के लिए क्षेत्र के भीतर संरक्षित क्षेत्रों के अधिक व्यवहारिक प्रशासन के लिए सहयोग करता है। पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं, ठीक है। उसके बाद आज का 5वां प्रश्न,
पांचवा प्रश्न है कि मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश के द्वारा पारित किया गया है। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम जो है वो किस देश के द्वारा पारित किया गया है। तो देखिए, मलाला यूसुफजई जो थी वो तो पाकिस्तानी महिला थी, लड़की थी, लेकिन ये जो छात्रवृत्ति अधिनियम है, ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पाकिस्तान में किया गया होगा, लेकिन नहीं, बल्कि अमेरिका ने ये छात्रवृत्ति अधिनियम जो है वो पारित किया है। पूरी जानकारियां पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग रहेगी। देखिएगा, मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम जो है वो अमेरिकी कांग्रेस ने, यानी कि अभी वर्तमान में तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मान लिया जो बाइडेन जो है वे अब नव निर्वाचित है, लेकिन वो अभी जनवरी के अंत तक जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही इस पद पर रहेंगे। बात करते हैं कि ये पाकिस्तानी महिलाओं के लिए अधिनियम पारित किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि 2020 से लेकर के 2022 तक जो पाकिस्तानी छात्राएं हैं उनको उच्चतर शिक्षा के लिए, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और कुल जो उनकी खर्चा होगा उसका 50% जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि अमेरिका द्वारा लागू करी गई, पाकिस्तान में लागू करी गई, पाकिस्तान की महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए लागू करी गई है। उसके बाद एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है कि मलाला यूसुफजई के नाम से क्यों की गई है, क्योंकि मलाला यूसुफजई जो थी वो एक पाकिस्तानी महिला थी जिन्हें वर्ष 2014 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उस समय उनकी उम्र जो थी मात्र 17 वर्ष थी और 17 वर्ष की उम्र में वो सबसे कम उम्र की ऐसी महिला थी जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये जानकारी पूरी तरह से इस प्रश्न से मिली। उसके बाद आज का प्रश्न अगली स्लाइड में है कि आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया। ये आज का प्रश्न है, इसका आप जवाब कमेंट करके दीजिएगा। और जैसा कि मैं पहले से ही बता चुका हूं कि 31 जनवरी तक जो सबसे ज्यादा आंसर देंगे इन प्रश्नों का, उनको 5 जो छात्र जो सबसे ज्यादा जवाब देंगे सही, उनको मैं अपनी अगली जो पुस्तक जो कि नवंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक का संस्करण होगी, ये उपहार स्वरूप उनको भेज दी जाएगी। ये जानकारी यहां से थी। अब बढ़ते हैं कि पिछले प्रश्न का उत्तर क्या है, क्योंकि कल भी प्रश्न पूछा गया था, बहुत से बच्चे जवाब देते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं कि वैश्विक परिवार दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। जितने भी आंसर आए हैं आज सभी के जवाब सही है। इसी प्रकार से आप डेली जवाब देते रहिएगा। आज का प्रश्न बता चुका हूं जिसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में देता हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन बने हैं। तो अब जो है एस मुरलीधर जो हैं वे अब उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और बात की जाए कि उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो उन्होंने जो है मोहम्मद रफीक का स्थान लिया है। मोहम्मद रफीक के स्थान पर अब उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं एस मुरलीधर। तो ये जानकारियां थी। अब बढ़ते हैं थोड़ी जानकारी और भी कि एस मुरलीधर जो हैं वे उड़ीसा उच्च न्यायालय के 32वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया, मोहम्मद रफीक का स्थान लिया है। और मोहम्मद रफीक जो हैं वे अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। तो यह भी जानकारी थी। अगर पूछा जाए कि भाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन बने हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि भाई मोहम्मद रफीक बने हैं, क्योंकि उनका स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ साथ में 2 जानकारियां और भी कि ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछी जाती है तो 26 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थिति या जो अवस्थित कहां पर है, तो ये ओडिशा के कटक में इसकी ये स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने लेजर डेजलर के लिए किसके साथ समझौता किया है। लेजर डेजलर्स के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो भारतीय नौसेना ने अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, ऑप्शन बी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में अब लेजर डेजलर्स समझौता किया है। क्या है ये समझौता, पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि
पहले तो BEL की फुल फॉर्म के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ में इसे विकसित किसने किया है? तो ये जो लेजर डेजलर्स है इसको विकसित किया है DRDO ने, अर्थात इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से सशस्त्र बलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग कहां पर होगा कि जो हमारे सुरक्षित क्षेत्र हैं, जो जिन क्षेत्रों में प्रवेश करना वर्जित है, उन सभी सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों, नावों, हवाई जहाज से निर्देश देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। साथ साथ में बात कर लेते हैं बेल के बारे में, BEL के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है BEL की फुल फॉर्म 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से, कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो MV गौतम जो हैं वो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। पूरी जानकारी मैं एक एक करके आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्लग एंड की नामक कचरा प्रसंस्करण इकाइयां किसके द्वारा शुरू करी गई? तो प्लग एंड की नामक कचरा प्रसंस्करण इकाइयां किसके द्वारा शुरू करी गई है? ये शुरू करी गई है पुणे नगर निगम के द्वारा, PMC के द्वारा ये शुरू करी गई है। बात करते हैं पूरी जानकारियों की तरफ। पुणे नगर निगम यानी कि PMC के द्वारा इसकी ये शुरू करी गई है। ये एक कन्वेयर बेल्ट के साथ संलग्न है जो सूखे कचरे को अलग कर देती है। और इसके पश्चात क्या होता है कि जो सूखे कचरे को जो अलग करती है, तो जो सूखा कचरा है इसका अवशेष जो है वो लैंड फिलिंग के लिए भेजा जाता है, यानी कि जमीन में उसको गाड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है, दफना दिया जाता है, ताकि उसको जैविक खाद के रूप में परिवर्तन हो सके। बात कर लेते हैं, क्योंकि PMC पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई है, तो PMC के बारे में हम बात करते हैं कि PMC की सबसे पहले फुल फॉर्म पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना जो है 15 फरवरी 1950 में करी गई थी और इसके मेयर है मुरलीधर मोहल। मुरलीधर मोहल जो है वो इसके वर्तमान में मेयर है। ये जानकारियां थी। अब इसका लोगो भी मैंने आपके सामने रखा है कि छत्रपति शिवाजी घोड़े पर तलवार लेकर के वरम जनहितम ध्येयम, कि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है वो दूसरों की, जनता की सेवा करना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। टेस्ला ने अपनी दुनिया में सबसे बड़ी सुपर चार्ज सुविधा कहां पर शुरू की है? तो टेस्ला कंपनी है जिसने कि अब से सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करती है, वो कहां पर शुरू की गई है? तो ये शुरू करी गई है चीन के शंघाई में। चीन के शंघाई में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। यहां से जानकारी प्राप्त करते हैं कि चीन के शंघाई में ये शुरू करी गई है और बेहतर चार्जिंग स्टॉलों के साथ सबसे बड़ा ये सुपर चार्जर स्टेशन है। इसमें सबसे पहले टेस्ला ने 56 स्टॉलों के साथ कैलिफोर्निया में शुरू किया था, लेकिन इसमें है 72 चार्जिंग स्टॉल है इसमें। इससे पहले टेस्ला का 56 स्टॉलों वाला था, लेकिन अब है 72 वाला। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन संघर्ष के आधार पर वीडियो गेम बनाया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार। बात करते हैं थोड़ी जानकारी की। ये जो भारत चीन संघर्ष के आधार पर ये वीडियो गेम बनाया गया है, इसका नाम है फौजी, FAUG। फौजी नाम भी दिखा है आपके सामने, फुल फॉर्म भी है इसकी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। यह एक बहुप्रतीक्षित मोबाइल वीडियो गेम है। यह भारत के 71वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को लॉन्च होगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।